dear students, welcome to another exciting lecture of law with me, CA प्रीति अग्रवाल। हमारे कंपनी लॉ की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इतने सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों किसी के लिए सूटेबल है। यस, हमारे फ्रेंड्स आए थे, आपको याद है, करण अपने दोस्तों के साथ आया था एंड ही वांटेड टू स्टार्ट अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमने उसे प्रूव कर दिया था कि तेरे लिए कंपनी एज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों सूटेबल है। वैसे तो हमने उसको बहुत सारे दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, बट अल्टीमेटली वी वर कन्विंस्ड कि कंपनी एज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड मुझे लगता है क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं, तो हमें कंपनी के बारे में और कुछ जानना चाहिए। यस, तो हमारी सारी डिस्कशंस जो है वो अब कंपनी के ही आसपास में होंगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कंपनी लॉ सिलेबस एंड दैट इज द प्रिलिमिनरी चैप्टर। मैंने एक अलग से वीडियो किया था जहां पर मैंने आपके साथ आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, वेटेज डिस्कस की थी, क्या सीक्वेंस में आप चैप्टर्स देखोगे, सब कुछ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज वो वीडियो पहले देख लेना। मैंने आपके साथ जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस किया था, देन सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ हमने वो सेशन में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो जाके प्लीज आप देख लेना। आज का जो हमारा सेशन है वो प्योरली कंटेंट बेस्ड रहने वाला है, जहां पर हमारे पहले चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज द प्रिलिमिनरी चैप्टर। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या होती है, जो मैं आपको पिछले सेशन में बताया था। अभी टेक्स्ट बुक में से पढ़ने का टाइम आ गया है। पेन्स वगैरह जो मैंने बोले थे ना, पेन चाहिए मुझे 3 कलर के और हाइलाइटर चाहिए, आई होप वो सब आपने रेडी रखा है। तो आज हम एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज सेक्शन 1 व्हिच डिस्कसेस द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका मैं एक निमोनिक बना दिया है, सेक्का। ठीक है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं। आज सिर्फ हम एक ही पेज पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट टाइटल एंड द कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। आप बोलोगे मैम इतना ही करना है, आप देखना कितना कुछ होगा इसमें डिस्कस करने की। आपको ना बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज यू विल रियलाइज कि लॉ में हर एक वर्ड का इतना यूनिक मीनिंग है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ताकि मैं आपका बेस इतना स्ट्रांग बना लूँ ना कि फ्यूचर में जब हम कोई भी दूसरा चैप्टर ले, आप बोलो मैम ये वर्ड का मीनिंग आपने पहले भी बताया था, मुझे अभी भी याद है। So I guarantee students the lectures are going to be so practical and so interesting कि आपको लगेगा मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉ तो मैं हर स्टेज ऑफ लाइफ में यूज कर रहा हूँ। वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी द बोर्ड रिपोर्ट। आई एम एक्चुअली गोइंग टू शो यू वेबसाइट जहाँ पर आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मतलब आपको मैं ऐसी स्टेज पे ले जाऊंगी कि आपको बेयर एक्ट समझने में लगेगी। ओके, बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स हम लिखेंगे। पहले क्या होता था ना, मैं मेरे प्रीवियस सेशंस में स्टूडेंट्स को ये लिखवाती थी क्लास में, फिर मुझे लगता था यार मैं लिखूं फिर वो लिखे, उसमें बहुत टाइम जाता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं एंड आई वांट टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, एमसीक्यू सॉल्विंग। तो मैंने मेरा जो प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मेथड चेंज किया। मुझे अगर लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा है, तो इनके पोर्शन में है भी नहीं और इनके एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो वो मैंने पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप इमीडिएटली वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते। तो विसल ब्लोअर जैसा कॉन्सेप्ट है जो आज हम करने वाले हैं, ये सब मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा है, तो मैंने पहले से ही आपके लिए नोट्स बना के रखे, फटाफट इसको डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहली बात तो कि आपको जो हार्ड कॉपी दी गई है और मेरे पास जो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कंटेंट वाइज एवरीथिंग इज द सेम, लेकिन पेज थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आई टेल यू व्हाई। देखो, मेरे बुक के सबसे स्टार्टिंग में एक आध पेज में आपको इमीडिएटली प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर क्या होता है। अब क्या होता है ना कि कभी कभार ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं या लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई बार ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस दे देते हैं, तो एक आधा पेज आगे पीछे हो जाता है। प्लस समटाइम्स इन द सॉफ्ट कॉपी आई लीव सम स्पेस, क्योंकि आप जो पेन से लिखते हो और मैं से लिखती हूँ उसमें कभी कभी स्पेस का फर्क हो जाता है, तो आई लीव सम स्पेस सो दैट आई कैन राइट। तो कई बार मेरा टेबल यहाँ पर एंड हो रहा है, आपका नेक्स्ट पेज पे एंड हो रहा होगा। ये कभी मत समझना कि पुराने लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स सारे अपडेटेड ही हैं, न्यू लेक्चर्स हैं, न्यू रिकॉर्डिंग्स हैं।
लेकिन हाँ, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि पेपर प्रिंटिंग की वजह से ना वो आपके जो पेजेस हैं वो थोड़े से आगे-पीछे हो जाते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न। अदरवाइज़ एवरीथिंग दैट इज़ इन माय टेक्स्ट बुक विल बी प्रोवाइडेड टू यू, और आपके पास जो बुक है वो मैं सब कुछ क्लास में डिस्कस करूँ, राइट? तो यही बस मुझे आपको बताना था कि डोंट वरी, आपके जो रिकॉर्डिंग्स है वो सब लेटेस्ट ही हैं, एंड सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा-सा ठीक है? चलो, तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ अ प्रिलिमिनरी चैप्टर। आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अभी मैं आपको मेरे कॉन्सेप्ट बुक में से उसको लिखवाने वाली हूँ, तब मार्किंग करेंगे हम, तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मुझे 3 कलर के पेन्स चाहिए, तो वो रेडी रख लेना। 3 कलर के हाइलाइटर है, वो भी अपने साथ में रख लेना। नोटबुक मुझे ज़रूर लगेगी, आपकी नोटबुक। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, जो बाकी के डेफिनिशंस है दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट वाज द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एक्ट? अरे हमारे पास ऑलरेडी 1956 वाला एक्ट था ना, तो ये 2013 वाले एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? अब आप सोचो, 1956 वाला एक्ट था, मतलब कितना पुराना एक्ट था वो। उसके बाद में कितनी सारी चेंजेस हुई हैं। 1956 से लेके 2013 तक इकोनॉमी पूरी पूरी की तरह पूरी चेंज हो गई है। मतलब पहले बिज़नेसेस क्या होते थे? पहले वो सिर्फ लोकल बाउंड्री तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते थे। ज़्यादा में ज़्यादा मैंने थोड़ा ये स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच दिया, या फिर मैंने इंडिया से थोड़ा बाहर नेबरिंग कंट्रीज़ में गुड्स अपने बेच दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। लेकिन as and when we started improving our technology, business expanded, मोबाइल्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए हर एक के घर में, ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी हो गया, इतना चीप हो गया, दैट businesses started expanding, and we not only crossed the local boundaries but we also crossed the national and went international। अभी कितनी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली भी अपना बिज़नेस करती है। अच्छा, ऐसी कितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो अपना ऑफ़िस और अपना बिज़नेस इंडिया में, तो आजकल अगर आप देखोगे हमारा ट्रेड इतना ओपन है। मैं आपको बताऊँ, मेरी जो नानी है, उनके टाइम पे वो बोलती थी कि आप लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, वो हमारे टाइम पे मिलते ही नहीं थे, और स्मगलिंग हुआ करती थी। मतलब कोई फ़ॉरेन गया और वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आया और यहाँ पर वो अच्छे प्राइस में उसको सेल करता था। मतलब आप सोचो, बेसिक पाउडर, परफ्यूम, अच्छा ये बहुत अच्छा कपड़ा है हाँ, जो दुबई में मिलता है, वहाँ से वो लोग लेके आते थे और यहाँ पे बेचते, एंड पीपल वुड बाय इट एट अ वेरी गुड प्राइस, प्रीमियम। आजकल तो आप अपना मोबाइल खोलो, मिंत्रा में देखो या कोई भी ऐप में देखो, आपको कितने सारे ऑप्शंस हैं ऑफ फॉरेन ब्रांड। मतलब हर एक, मुझे लगता है ऐप में एक लग्जरी सेक्शन होगा और वहाँ पे ऐसे फॉरेन ब्रांड्स मिल रहे होंगे। मतलब हम तो सोचते भी नहीं है, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। But yes, there was a time when this was not available. So you can now feel the changes that had taken place between 1956 and 2013। अगर इकोनॉमी इतनी चेंज हो गई है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारा जो लॉ है, वो भी चेंज होना चाहिए? यस? अच्छा, अकाउंट्स के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, हमारा जो बिज़नेस है, वो ग्लोबल हो गया। तो हमने क्या बोला कि भई अभी तो ग्लोबल हो गया है, तो हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करनी चाहिए। जो आईएफआरएस या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होनी चाहिए। अरे लेकिन अगर आप अकाउंटिंग चेंज कर रहे हो, तो उसके पहले आपको लॉ तो चेंज करना पड़ेगा ना। लॉ होगा, उसी हिसाब से अकाउंटिंग होगी। तो हमने बोला कि भई अगर आप आईएफआरएस के हिसाब से अकाउंटिंग करो, तो फिर उस हिसाब से लॉ भी चेंज करना पड़ेगा। वी विल आल्सो हैव टू मेक अवर लॉ एट पार विद द इंटरनेशनल लॉज। तो ठीक है, फिर बहुत सारे चेंजेस हो गए और ये तो होने ही थे, ये अनअवॉइडेबल थे, ये इंडिस्पेंसेबल थे। अच्छा, व्हाट इज यूनिक अबाउट द 2013 एक्ट? 2-3 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। पहले के अगर आप सेक्शंस कंपेयर करो, इधर-उधर स्कैटर्ड थे। अभी इन्होंने क्या किया है, प्रॉपर ग्रुपिंग कर दी है। जैसे मुझे अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो वो सारे सेक्शंस एक साथ लाइन में एक ही चैप्टर में दे दिए हैं। अच्छा, अगर सपोज़ मुझे डिबेंचर इश्यू करने हैं, तो सारे सेक्शंस एक साथ आ गए। अगर मुझे मीटिंग बुलानी है, तो वो सारे सेक्शन, तो व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव ग्रुप्ड ऑल द सेक्शंस वेरी प्रॉपर्ली। फॉर्म्स की भी नंबरिंग चेंज कर दी है। पहले नंबर हुआ करता था, अभी अल्फा न्यूमेरिक हो गया। मतलब पहले तो सेक्शन नंबर्स याद करो, उसके साथ में आप फॉर्म के भी नंबर्स याद करो। मतलब कितना कुछ रहता था याद करने के लिए।
So what they have done is alphanumeric, अगर that was the change which they made in 2013, alphanumeric करने से अब हमको पता चलता है एमजीडी लिखा मतलब ये मैनेजमेंट से रिलेटेड फॉर्म है, एसएच लिखा है मतलब ये शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल से रिलेटेड फॉर्म है, तो अब आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो गया है। ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी बढ़ा दी है उन्होंने, पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में कंप्लायंसेस भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, पेनल्टीज बढ़ गई हैं। आप इमेजिन करो पहले लिखा होता था पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, मतलब वो टाइम पे 10,000 का कितना वैल्यू होता था, और अभी आप देखो अभी तो वो ओनर बोलेगा अरे कितनी पेनल्टी 10,000 है, हाँ ठीक है 10,000 की पेनल्टी, बोले कर गलत का। तो पेनल्टीज उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी है। देयर आर सो मेनी चेंजेस, कंप्लायंस चेंजेस, बहुत 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 सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे इन द 2013 एक्ट, और उसके बाद तो इतने सारे अमेंडमेंट्स भी हुए थे। मतलब एक टाइम था हम तो परेशान हो गए थे। एक अटेम्प्ट मुझे अभी भी याद है, 70 पेज के अमेंडमेंट्स मैंने कराए थे स्टूडेंट्स को, 70 पेजेस के अमेंडमेंट्स। अभी बहुत कम हो गए हैं। लेकिन शुरू में जब एक्ट आया था ना बहुत स्ट्रिक्ट था। फिर उनको लगा अरे यार ये तो लोग बिज़नेस ही नहीं कर पाएँगे। प्राइवेट कंपनी से बेचारे रो रहे थे, अरे यार इतने कंप्लायंसेस डाल दिए। फिर धीरे-धीरे हमने उनको बहुत सारे एग्ज़ेम्पशंस और रिलैक्सेशंस, तो द चेंजेस इन द एक्जिस्टिंग कंपनी लॉ दे वर इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग लिख दो यहाँ पर, अनअवॉइडेबल, मतलब वो तो करने ही थे। ओके, दे वर अनअवॉइडेबल। मुझे अ, अ, सब स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट है, मैं जो भी आपको टेक्स्ट बुक में लिखवा रही हूँ, वो आपको मेरे साथ-साथ लिखना ही है, ऑलराइट? तो ये एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके नोट्स बनने लग जाएँगे और हम बहुत सारे कीवर्ड्स हाइलाइट करने वाले हैं, ठीक है? सो द चेंजेस दे वर इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब ये तो करना ही था, ये तो अनअवॉइडेबल था। ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट वाज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स कवर्ड हैं। स्टूडेंट्स, लर्न करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि लॉ है, तो आप ओन वर्ड्स में तो लिख नहीं सकते। ये ओपिनियन नहीं है, ये ऑडिट जैसा नहीं है जहाँ पर आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो, जहाँ पर यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आई एम मैं मानती हूँ कि यहाँ पर वर्ड टू वर्ड याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स अगर आप लिख दोगे, तो आपका पेपर दूसरे से बेटर होगा एंड यू विल गेट मोर मार्क्स। तो कीवर्ड्स याद रख लो, उसके आजू-बाजू का सेंटेंस हम अपने ओन वर्ड्स में बना सकते हैं। तो इट वाज़ नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब यहाँ पर मैंने 2 कलर से क्यों हाइलाइटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स कवर्ड है। सबसे पहली पॉइंट कि लॉ में चेंज क्यों चाहिए था? वो तो अनअवॉइडेबल था, लेकिन क्यों चाहिए था वो चेंज? बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप ये भी कर सकते हो, चेंज इन द, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। So, because of the change in the national and international economic environment, and it is also necessary for the expansion and growth of our economy. जब दो कलर्स हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट्स है इमेज है की, वो हमारी जो आईज है, हमारी जो हमारा जो ब्रेन है उसको आइडेंटिफाई करके उसको लर्न कर लेता है। ओके, तो इट वाज नेसेसरी ड्यू टू चेंज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड आल्सो फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी। क्या हमको ये सब चीजें लर्न करनी है? क्या ये सब हमारे एग्जाम में आने वाला है? नहीं, ये नहीं आने वाला आपको एग्जाम में। इट इज जस्ट फॉर आवर नॉलेज। लेकिन हाँ, ये आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया है। द कंपनीज एक्ट, अच्छा अभी ये कंपनीज एक्ट जो आई है इसका मेन एम क्या है? इट इज, अभी आप मेरे साथ अंडरलाइन करोगे, टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स द मैनर इन विच अ कंपनी इज मैनेज। लिखना है तो आप वहां पर लिख सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है। आगे जाके हमारा जो चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, वहां पर हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग होता है मैनर इन विच अ कंपनी इज मैनेज्ड, या फिर गवर्न्ड लिख सकते। तो ये क्या मैनर होगी कि बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, फिर आप बोर्ड रिपोर्ट भी बनाओ, ये कंप्लायंस है, ये डिस्क्लोजर करो। आपने कितनी बोर्ड मीटिंग्स करी थी ये साल में? अच्छा, तो हमको एक टेबल बना के उनकी डेट्स लिखो, कितने लोग आए थे अटेंड करने वो लिखो। तो हम चाहते हैं कि जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए एंड वो सही तरीके से फंक्शन करे। देखो शेयर होल्डर्स अपना पैसा दे देते हैं, वो इतना भरोसा कर रहे हैं आप पे, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उस पैसे को अच्छे से मैनेज किया जाए। टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, झूठ बोल रहे हैं यार, कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया इन्होंने, और कॉम्प्लिकेट कर दिए प्रोविजंस। एंड टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी
इन्वेस्टर्स। तो ये भी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? मेरे पास इन्फोसिस के 5 शेयर्स हैं। भाई मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरे पास सिर्फ 5 ही शेयर्स हैं। आई एम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर दोज हु ओन लेस देन 50% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो मेरे पास 5 शेयर्स है इन्फोसिस के। भाई मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आई एम अ वेरी माइनर इन्वेस्टर इन दैट कंपनी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब आप सोचो ना यार, 5 शेयर्स है मेरे पास, उसपे 5 वोट्स होंगे, कौन मेरी बात सुनने वाला है? तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कोई पूछता ही नहीं था यार, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपस में ही अपना डिसीजन ले लेते थे। तो कंपनी का 2013 ने बोला नहीं, देयर आर सर्टेन रेजोल्यूशंस जिसको पास करने के लिए आपको माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का आपको भी पूछना पड़ेगा। तो हमने इनको भी इम्पोर्टेंस दे दी। लेकिन आपको पता है इससे क्या शुरू हो गया? ग्रीन मेलिंग। अब हमने ब्लैकमेलिंग पढ़ा था, लेकिन आप ये ग्रीन मेलिंग की क्या बात कर रहे हो? ग्रीन मेलिंग मतलब इनको पता है इनके अप्रूवल के बिना तो बात आगे बढ़ने वाली है नहीं। तो बोलते भाई तुम हमको पैसा दो और हमारा अप्रूवल ले लो। तो ये एक अलग ही डिस्कशन है हमारा यहाँ पर। सिर्फ हमको इतना ही समझना है कि माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो इट स्ट्रेंथन्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन्वेस्टर। भाई आजकल हमको इनको भी पूछना है। एंड इट ऑल्सो लेजिस्लेट्स, यस ये हमारे लिए जरूरी है जानना, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। एंड इट ट्राइज टू लेजिस्लेट, आप भी इसको प्लीज हाईलाइट कर लो। इट लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस दे दो दैट सेक्शन 177 हमको रिफर करना है टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ विसिल ब्लोअर्स। ओके, नाउ विसिल ब्लोअर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली इंग्लिश लॉ से आया है। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या था। इंग्लैंड में क्या होता था कि अगर पुलिस को कहीं पे भी कुछ गलत होते हुए दिख रहा है ना, तो वो जोर जोर से अपनी सीटी बजाता था टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पासर बायर्स। ओके, सो दैट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग। वो बोलता था जोर जोर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उधर चोरी हो रही है, जोर से अपनी सीटी बजाता था और लोगों का ध्यान आकर्षित करता था कि भाई देखो देखो, वहां पर चोरी हो रही है, उसको रोको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाई मुझे दौड़ने में तो टाइम लगेगा ना, तो मैं आ रहा हूँ, उसको रोक। दैट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग को अगर मैं कंपनी के साथ रिलेट करूं या कोई भी दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के साथ रिलेट करूं, तो ब्लो द विसिल मतलब किसी के गलत काम को पकड़ लेना या फिर किसी के गलत काम को हाईलाइट कर देना, जो अथॉरिटी है उनको बता देना। ओके, टू ब्लो द विसिल मतलब कि मैं लोगों को बोल रही हूँ देखो देखो तुम्हारी कंपनी में गलत काम हो रहा है, मेरे पास प्रूफ है, ये लो। आई एम ब्लोइंग द विसल मतलब मैं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, मैं उनको अट्रैक्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा सेक्शन 177 में कवर्ड है। तो मैंने ये नोट्स आपके लिए बना के रखे हैं पहले से ही, ऑल्दो यू डोंट हैव दिस सेक्शन इन योर सिलेबस। ओके, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो सेक्शन 177 के क्लॉज 9 और 10 में विसिल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट कवर है। वहां पर ऐसे विसिल ब्लोअर जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। वहां पर उन्होंने बोला है कि हर कंपनी के पास अपना एक विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए। विजिल मतलब टू बी विजिलेंट, मतलब टू बी अलर्ट। ध्यान दो, अगर कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है ना, जाओ डायरेक्टर्स को बता दो। डायरेक्टर एम्प्लॉय, तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारा जो, जैसे मैं अगर दोनों की अलग बात करें, डायरेक्टर तुमको लग रहा है कि दूसरा डायरेक्टर गलत डिसीजन ले रहा है, या फिर ये 3-4 डायरेक्टर्स मिलके ना कुछ तो गड़बड़ करे, कुछ तो स्कैम कर रहे हैं, जाओ जाके रिपोर्टिंग कर दो। आपको अगर लग रहा है कि आप एम्प्लॉय हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जो अकाउंटेंट है ना ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, जाओ जाके डायरेक्टर्स को बता दो। सो देयर शुड बी अ विजिल मैकेनिज्म इन द कंपनी। तो सेक्शन 177 का क्लॉज 9 एंड 10 इसके बारे में बात कर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज? इट इज अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। आपको कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने वर्ड्स को ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है किनके लिए बना है। फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कोई फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, डायरेक्टर को भी पता चलेगा कि दूसरा डायरेक्टर क्या काम कर रहा है। तो अगर आप एक डायरेक्टर या आप एक एम्प्लॉय हो और आपको पता चलता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिपोर्ट योर कंसर्न्स। मतलब अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है, अगर आपको कुछ पता चल गया किसी फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में, टू रिपोर्ट द कंसर्न्स अबाउट अनएथिकल बिहेवियर, actual or suspected fraud or violations of company's code of conduct or ethics policy। तो अगर आपको पता चल रहा है कि कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या एथिक्स पॉलिसी उसमें कुछ भी गड़बड़ हो रही है, जाओ जाके रिपोर्ट करो।
तो ये इस सेक्शन को लाने का, ये क्लॉज को लाने का पर्पस है। इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज एंड क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैंने ये और ज्यादा डिटेल में कवर नहीं किया कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है। Okay, so listed companies and class of companies as may be prescribed, they shall establish a vigil mechanism. Again, वही पॉइंट रिपीट हो रही है, किसके लिए बना है ये? फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। मैम, हम इनके बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन को पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मुझे पता है कि यहाँ पर जो मेरे यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, उधर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये लोग जो सीमेंट है वो बराबर मिक्स नहीं कर रहे, बना नहीं रहे, या फिर रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली। मैंने देख लिया उनको कुछ मिक्सिंग करते हुए और मुझे पता है कि ये गलत हो रहा है। तो आप कोई जो उनकी हायर अथॉरिटी है उनको जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत जगह पे अप्लाई होगा, लेकिन हमें इसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। So it shall establish a vigil mechanism for directors and employees to report their genuine concerns or grievances. ये मेरा कंसर्न है, प्लीज आप इसमें इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा, ये मैंने एक एक्स्ट्रा नोट लिखा है दैट यू शुड प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स। अब ये क्या होता है? आपकी कंपनी में किसी ने भी आपके काम के बारे में हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर दी, ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉई हूँ और मैंने देखा कि जो दूसरा एम्प्लॉई है ना, अकाउंटेंट है, वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो मैंने जाके हायर अथॉरिटीज को बता दिया। अब वो क्या बोलेगा? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब थोड़ी ना कोई बोलेगा हाँ मेरे से गलती हो गई, नहीं, वो तो डिनाई करेगा, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और हमारे ह्यूमंस की मेंटालिटी क्या है? हमको अगर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी होती है ना, तो हम बताते हैं कि नहीं, दूसरा दूसरा बंदा गलत है। आप समझ रहे हो? गलती मेरी है, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए मैं बोल देती हूँ नहीं मैं गलत नहीं हूँ, वो ही गलत है। तो अब क्या होगा? मैं अपना काम और जो गलत काम है उसको छुपाने के लिए ये प्रूव कर दूंगी कि जो विसिल ब्लोअर था वो करप्ट है, वो गलत बात बोल रहा है। तो हम क्या बोल देंगे? मैंने मेरे कॉलीग्स को झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो नॉर्थ ईस्ट का है ना, वैसे भी इसको हम लोग तो पसंद है ही नहीं, इसको अपने ही लोग यहाँ पर लाने हैं, इसीलिए उसने मेरे बारे में कंप्लेन की है। आपने देखा कैसे आप उसको विक्टिमाइज कर रहे हो, उसको विक्टिम बना रहे हो। तो जो विसिल ब्लोअर है, अच्छा अब पता चला कि इस एम्प्लॉय के साथ साथ हायर एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे। तो अब वो अपना काम छुपाने के लिए इसको बोलते नहीं इसको निकालो ऑर्गेनाइजेशन से। कैसे? इसके बैग में मैंने पैसे डाल दिए और इस पे करप्शन का गलत इल्जाम लगा दिया कि नहीं इसने सप्लायर से पैसे लिए हैं इसीलिए कंप्लेन कर रहा है। तो हायर अथॉरिटीज अपना जो स्कैम है या अपना जो गलत काम है वो छुपाने के लिए इसमें ब्लेम डाल रहे हैं। तो लॉ बहुत ही क्लियर है कि मुझे पता है कि जो विसिल ब्लोअर है उसको आप टारगेट कर सकते हो, उसको विक्टिमाइज कर सकते हो। तो हमने रूल्स बना लिए दैट you will provide adequate safeguards against victimization of employees and directors who avail, मतलब जो ये विजिल मैकेनिज्म से कंप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, तो आप उनको प्रोटेक्ट करना, ना आप उनको डिमोटिवेट कर सकते हो ना डिमोट कर सकते हो। जैसे प्रमोशन होता है वैसे डिमोशन भी होता है। आप सीनियर मैनेजर थे, मैंने आपको क्लर्क बना दिया, एसोसिएट बना दिया, नहीं, ना आप उनकी सैलरी कम कर सकते हो, ना आपको डिमोट कर सकते हो, ना आप उन्हें जॉब से निकाल सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो वो लिखो। अच्छा, मेरे पास ना एक बोर्ड रिपोर्ट है रिलायंस की, ये हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं। बोर्ड रिपोर्ट हम देखने वाले हैं जब हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी करेंगे ना, वहां पे भी देखेंगे। ये देखो यहाँ पर ये बोर्ड रिपोर्ट में विजिल मैकेनिज्म के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो फटाफट रीड कर लेते हैं। द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड, अभी वो क्या है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड रिपोर्ट में ये क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्युनिकेट कर रहे विद द शेयर होल्डर्स। देखो आपकी कंपनी में एक विजिल मैकेनिज्म है, ठीक है? तो बोर्ड शेयर होल्डर्स को बता रहा है कि हम आपकी कंपनी कैसे मैनेज करें, कंपनी तो शेयर होल्डर्स की है। द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ विजिल, रोबस्ट, रोबस्ट मतलब कि एक बहुत ही एक्टिव, रोबस्ट मींस एक्टिव, you have an active vigil mechanism and a whistleblower policy in accordance with the provisions of the Act and the listing regulation. An ethics and compliance task force comprising an executive director, general counsel, group controller, and group company secretary has been established, which oversees and monitors the implementation of the ethical practices. सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाई है हमने, हमने एक टास्क फोर्स बनाई है इन लोगों की, जो देखता है
कि भाई ये जो हमने पॉलिसीज बनाई है ये फॉलो हो रही है कि नहीं। The task force reviews the complaints incidences on quarterly basis and reports them to the audit committee. Audit committee कौन होती है, आगे हम फिर से पढ़ने वाले हैं audit chapter में भी, कि audit committee is just a link between the auditor and the company. एक लिंक हो जाता है ऑडिटर और शेयर होल्डर्स या ऑडिटर एंड कंपनी के बीच में। इट इज एक्टिंग लाइक अ लाइजन। एक कम्युनिकेशन होता है, लिंक होता है between the auditor and the shareholders or the company. Employees and other stakeholders, you are required to report actual and suspected violations. And you can raise it through an email or a dedicated telephone line. या तो आप फोन कर लो या ईमेल लिखो, और यू कैन ऑल्सो राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी, या फिर ये जो टास्क फोर्स है उसको भी आप लिख सकते हो। द विजिल मैकेनिज्म एंड द विजिल ब्लोअर पॉलिसी इज अवेलेबल। अगर आपको पढ़नी है तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाता है। अभी मेरे पास तो ये इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, लेकिन अगर आप रिलायंस के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो रिपोर्ट ओपन हो जाए। ओके, तो इस तरीके से विजिल मैकेनिज्म के ऊपर उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है। ठीक, तो ये था हमारा विसल ब्लोअर के ऊपर। नेक्स्ट, तो विसल, हाँ आपको टाइम चाहिए ना ये लिखने के लिए, तो आप अभी वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। डन। पहले ना एक्सप्लेनेशन सुन लिया करो और उसके बाद में लिखो, अदरवाइज क्या होगा, एक्सप्लेनेशन आपका मिस हो जाएगा, फिर जो लिख रहे हो वो समझ में भी नहीं आएगा। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कंपनीज एक्ट इज नाउ मोर कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब इट इज मोर मॉडर्न, इट इज मोर रेलिवेंट। So it is more modern, it is more relevant, it is more relatable. अब कंपनीज एक्ट का प्रियम्बल, ओके, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक्चुअली ना एसओपी बताता है। एसओपी मतलब स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। हर एक्ट का प्रियम्बल होता ही होता है। यस, तो एस स्टैंड्स फॉर स्कोप, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड पी स्टैंड्स फॉर पर्पस। तो ये एक्ट क्यों बनी, इसका पर्पस क्या है, अच्छा इसमें क्या क्या कवर्ड है, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो प्रियम्बल बेसिकली आपके एक्ट को जस्टिफाई करता है कि ये एक्ट हमने क्यों बने। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनीज एक्ट ले लेते हो, ये देखो ये कंपनीज की बेयर एक्ट है, ठीक है। अगर आप ये कंपनीज एक्ट देख लेते हो तो वहां पर शुरू में ही लिखा होगा कंपनी एक्ट 2013 लिखा है। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 29th of August. Okay, it received the assent on 29th of August, but it was notified in the official gazette. पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, रुक जाओ। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये एक्ट क्यों बनाई गई है। इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। अब हमारे लिए यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, ये एक्ट जो है ये प्रोविजंस को और पिछले एक्ट्स को सबको कंसोलिडेट करके आगे बढ़ रही है। इट इज टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। इसका मतलब है कि ये जो एक्ट है ये बनाई ही कंपनीज के लिए गई है कि हम कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस लिखें और कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस को अमेंड करें। उस एक्ट, ये एक्ट का ये पर्पस है, समझ रहे हो। तो दिस एक्ट अप्लाइज टू कंपनीज ओनली। तो इसका स्कोप क्या है, क्या ये प्रोप्राइटरी को अप्लाई करेगी, क्या ये एक्ट पार्टनरशिप को अप्लाई करेगी, नहीं, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को अप्लाई करेगी। तो स्कोप पता चल गया कि ये सिर्फ कंपनीज को ही कवर कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाई है ये एक्ट, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनी। कंपनी के लिए लॉ बनाना और उस लॉ को चाहिए तो अमेंड करना, मतलब ऑल्टर करना, चेंज करना। तो ये है इसका प्रियम्बल। अब एक और बात ध्यान दो, हर एक्ट में तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रियम्बल, एक होता है प्रियम्बल जो बताता है उसका स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। एक होता है
लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल क्या काम करता है? इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट मतलब एक्ट। ओके, लॉन्ग टाइटल का क्या पर्पस होता है? वो बेसिकली ना डिस्क्राइब करता है द एनैक्टमेंट। कंपनीज एक्ट का जो प्रियम्बल है वही उसका लॉन्ग टाइटल भी है। okay? तो द प्रियम्बल और द लॉन्ग टाइटल ऑफ द कंपनीज एक्ट इज द सेम। तो ये एक्ट क्यों बनी है? तो हमने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। हर एक्ट का एक शॉर्ट टाइटल भी होता है। मैम शॉर्ट टाइटल की क्या यूज है? अब आप हर जगह पे लॉन्ग टाइटल मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिख सकते ना, दिस एक्ट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। तो मुझे उस एक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्या बोलूंगी, भाई ये इसका शॉर्ट टाइटल होगा कंपनीज एक्ट। ठीक है, वैसे तो ये एक्ट है। लॉन्ग टाइटल में क्या बोला? ये कौन सी एक्ट है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कितना डिस्क्राइब किया देखो। अब इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? इस एक्ट को क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट। ठीक है? तो शॉर्ट टाइटल जो होता है ना, शॉर्ट टाइटल इट मियरली आइडेंटिफाइज। अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है अलग से तो टेक्स्ट बुक में भी जगह है, मैं आपको वहां पे लिखवाऊंगी। इट मियरली आइडेंटिफाइज द एक्ट एंड इट इज बेसिकली फॉर कन्वीनियंस। शॉर्ट टाइटल क्यों बनाया गया है? क्योंकि लॉन्ग टाइटल हर बार नहीं बोल सकते यार, तो ये बहुत कन्वीनियंट है। अब ये लिख लिया आपने, लिखो। कहाँ पे लिखोगे वो भी बताती हूँ। ये देखो, हमारे जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। ठीक है, लॉन्ग टाइटल तो नहीं दिया है क्योंकि लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल एक ही है। लेकिन शॉर्ट टाइटल में मैंने दिया है, देखो इसको क्या बोलते हैं हम, द कंपनीज एक्ट। तो आप इसके साइड में लिख लेना, यहाँ पर क्या लिखोगे आप यहाँ पे? इट मियरली आइडेंटिफाइज द एक्ट एंड इट इज बेसिकली फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, और लॉन्ग टाइटल क्या करता है? लॉन्ग टाइटल हमको डिस्क्रिप्शन देता है। इट डिस्क्राइब्स द एनैक्टमेंट। तो ये एक्ट क्यों बनी है? दो पर्पस हैं इसके, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड। मैं दोनों वर्ड अलग हाईलाइट किए हैं, एक साथ पूरा मत हाईलाइट करना। वर्ड्स को अलग अलग हाईलाइट किया करो ताकि वो याद रहें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसे हाईलाइटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उस हिसाब से वो मुझे याद रहता है ना। अगर मैं ऐसे करूँ तो ध्यान नहीं जाएगा, आपको ये लर्न नहीं होगा। कैसे हाईलाइट करेंगे? कंसोलिडेट एंड अमेंड। अब देखो, अब ये अच्छे से अभी अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं? हाँ, अगर मैंने इसको एक ही साथ हाईलाइट कर लिया तो वो वर्ड मिक्स हो जाते। लेकिन अगर मैंने इसको अलग अलग किया, हाईलाइट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, हाईलाइटिंग पे ध्यान दो, द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ना, इट रिसीव्ड द असेंट। असेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 29th ऑफ अगस्त 2013। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्ट कैसे बनती है वो बताया था कि पहले बिल होता है, ड्राफ्ट स्टेज होती है, फिर इट गोस टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो अपना अप्रूवल दे देते हैं, देन इट गोस टू द प्रेसिडेंट। ये पूरा बताया था, इस वजह से बताया था मैंने आपको। क्योंकि देखो, इट रिसीव द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन ये तो आपस में इनको ही पता है। क्या जनता को आपने बताया कि ऐसी कोई एक्ट आई है? नहीं ना। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या होती है? इट इज पब्लिश्ड ऑन वीकली बेसिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सारी पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती हैं। आपने अगर अपना नाम भी चेंज किया ना तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड इट इज लाइक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। सुनो सुनो, इसने अपना नाम चेंज कर दिया है। So the companies had received the consent of the president on 29th of August and it was notified in the official gazette on 30th of August. आगे जाके ना हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में कि एक्ट एक्चुअली कौन से डेट पे एनफोर्स होती है।
इज द एक्ट एनफोर्स्ड ऑन द डेट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इज इट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, दैट शुड बी कंसिडर्ड। तो अब सीक्वेंस क्या है? अगर आपके एक्ट में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, अगर आपके एक्ट में, पहले तो चेक करो, चेक द एक्ट। अगर आपके एक्ट में लिखा है दैट दिस इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब दिस इज द डेट ऑन विच द एक्ट विल कम इनटू फोर्स, जैसे भले ही वो नोटिफाई हो गई है लेकिन मैं बोलती नहीं, वो तो 1 मार्च से ही एनफोर्स होगी। अगर डेट दी है तो पहले वो कंसिडर करो। तो चेक द एक्ट, अगर डेट दी है तो वो लेंगे, नहीं दी है ना, देन यू विल कंसिडर द डेट ऑन विच इट वॉज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो जिस डे पे वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई की गई थी, बोलो मैम वो भी नहीं दी है, तो फिर आप कंसिडर करो डेट ऑन विच इट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सीक्वेंस पता चला आपको? सबसे पहले एक्ट में चेक करो क्या डेट दी है, वो ले लो, नहीं दी है तो फिर जो डे पे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था वो ले लो, मैम वो भी नहीं पता हमें, देन द डेट ऑन विच इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो डेट कंसिडर करो। इसका मतलब है कि एक्ट उस दिन से लागू हो गई। ये लिखा ना, वैसे ये आगे भी हम पढ़ेंगे बट मुझे लगा आपको ये स्टेज पे ना हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको चाहिए तो यार साइड में वापस लिखना कंटिन्यू करो। यहाँ पे सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 वो तो तुरंत ही इन्फोर्स हो गया था ऑन 30th ऑफ अगस्त। ओके, सेक्शन 1 कौन सा है? ये नीचे वाला, ये जो सेक्शन है ये तो तुरंत हो गया था, लेकिन 98 सेक्शंस, ओके, तो इसका मतलब है कि ये एक्ट है ना, एक दिन पे ही सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे एप्लीकेबल हुए थे। तो ये एनफोर्स हुए ऑन 12th ऑफ सितंबर 2013, मतलब 98 ऐसे सेक्शंस थे। मैं आपको ना बेयर एक्ट भी दिखाऊंगी, तो वहां पे साइड में लिखा रहता है एनफोर्सिएबल फ्रॉम, ऐसे डेट लिखी होती है। एंड वी हैव अनदर 183 सेक्शंस which were notified from 1st of April 2014। और फिर बाकी के जो सेक्शंस है वो धीरे धीरे एनफोर्स होते गए, ठीक है। सो डिफरेंट डेट्स may be appointed for enforcement of different provisions through notifications। तो नोटिफाई कर दिया, चलो आज से ये 98 सेक्शंस अप्लाई हो गए, देन 183 सेक्शंस फ्रॉम 1st of April। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो नोटिफाई करते गए। अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्ट में 29 चैप्टर्स है, 29 चैप्टर्स। मैम ये क्या होता है? अब देखो, एक्ट क्या है, आपका पूरा सिलेबस जैसे ही है ना, यस, तो उसको पहले चैप्टर में डिवाइड किया। रिलेट करो, आपके पास जो मेरी कॉन्सेप्ट बुक आई है उसमें सबसे पहले मैंने बोला ये सब्जेक्ट है हमको जो पढ़ना है, उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में फिर टॉपिक्स आ जाएंगे, सेक्शंस आ जाएंगे, यस। तो ऐसे रिलेट करो। तो जो एक्ट है उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया और चैप्टर्स में सेक्शंस हैं, दिखाई देती हूँ मैं आपको। अच्छा, टोटल सेक्शंस कितने हैं? 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में थोड़े थोड़े सेक्शंस है, टोटल मिला के 470 सेक्शंस है। ये देखो, मैंने ना आपके लिए ये सेव भी करके रखा है। ये एक वेबसाइट है जो मैं बहुत रेफर करती हूँ, जहाँ पर आपको बेयर एक्ट मिल जाएगी। एंड आपको भी अगर जानना होगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखा है, कैसा दिखता है, तो यू कैन रेफर। तो ये है बेयर एक्ट। एंड यहाँ पर देखो लिखा है, अब मैं इसमें मेरा पेन नहीं चलेगा तो आप देखो कितने चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 29 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी है जो हम भी पढ़ रहे हैं, इसमें दो ही सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, सेक का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेशन बताता है, और बाद में सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस आएंगी,
ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पर सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक कवर्ड है। तो थर्ड चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, आप अपना इंडेक्स चेक करो, सेम सीक्वेंस में दिए हुए हैं आपके भी चैप्टर्स, है ना। तो प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट है सेक्शन 23 से लेके 42 तक। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल, ऐसे अगर आप देखोगे तो चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस हैं एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 470 सेक्शन। साथ में स्केड्यूल्स भी हैं। स्केड्यूल क्या होता है वो भी बताऊंगी आपको। ये देखो, अब बहुत सारी चीजें है ना यार, हम एक्ट में नहीं लिख सकते, एक्ट कितनी बल्कि हो जाएगी। अब आपको जानना है कि मैं पीएनएल कैसे बनाऊं, तो उसका फॉर्मेट हमने अलग से स्केड्यूल्स में दिया है। आपको चाहिए कि मैं बैलेंस शीट कैसे बनाऊं, उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। आपको चाहिए कि सीएसआर में कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है, तो वो अलग से लिखे हुए हैं। तो एवरीथिंग कैन नॉट बी रिटन इन द एक्ट ओनली ना, तो हमने उसको स्केड्यूल्स में डाल दिया। ओके, तो स्केड्यूल्स आर टू बी रेड अलोंग विद द एक्ट। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, ऐसे 7 स्केड्यूल्स भी हैं हमारे पास। So this was the Pear Act, yes. अच्छा, अगर आपको देखना है कि एमसीए की वेबसाइट पे कैसे दिखता है, ये देखो, ये ऐसे दिखता है। एमसीए, mca.gov.in, ऐसे दिखती है बैरक, देखो। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कैसे, प्रिलिमिनरी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर उसमें सेक्शन 1 एंड 2, इनकॉर्पोरेशन मैटर्स इंसिडेंटल, ये देखो, अभी अभी उसकी डिटेल्स आ गए। यस, तो ऐसे बैरक, मैंने जो वेबसाइट दी उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसमें ओपन करके देखा नहीं हमने। ये रहा चैप्टर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। तो ये बेयर एक्ट है, ऐसे दिखती है, राइट। ओके, कमिंग बैक, तो 470 सेक्शंस है, 7 स्केड्यूल्स हैं। अब स्केड्यूल क्या होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल्स क्या होते हैं। ओके, स्केड्यूल्स टू द एक्ट। स्केड्यूल्स प्रोवाइड डिटेल्ड प्रोविजंस एंड फॉर्मेट्स। मैंने वही तो बताया आपको कि मुझे जानना है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे क्या होता है, कौन से एक्टिविटीज है जो सीएसआर में आते हैं। तो डिटेल्ड पूरी मुझे अगर प्रोविजंस देनी है या फॉर्मेट, अच्छा मेरे को मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बनाना है, तो मुझे कोई गाइडलाइन तो चाहिए ना। अब आप बोलो कि जाओ मेमोरेंडम बना लो, मैम क्या लिखूं उसमें। अच्छा, अगर स्केड्यूल्स नहीं होंगे तो लोग अपनी मर्जी से वो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। लाइक मुझे लगता है मेरे मेमोरेंडम में ये लिखना चाहिए, कोई दूसरी कंपनी कुछ और ही लिखेगी। अब मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और आपकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमारे दोनों के मेमोरेंडम में कुछ तो कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए ना। यस। अच्छा मैम, इज इट कंपनी स्पेसिफिक? नहीं, ऐसा नहीं है। मेमोरेंडम में कुछ कुछ क्लॉजेज हैं जो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि नहीं, आपके मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना ही चाहिए, आप बताओ कहाँ पर है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, आपके मेमोरेंडम में फिर आपके कैपिटल की भी डिटेल्स होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे, और हम चाहते हैं कि मेमोरेंडम में तो ये लिखा रहना ही चाहिए ताकि हम शेयर होल्डर्स को इस चीज के बारे में बताएं। तो टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, इसीलिए हमने ये स्केड्यूल्स बना ली। अब आप किसी का भी मेमोरेंडम उठा लो, उसमें ये क्लॉजेस तो होने ही वाले। सो दिस प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन का क्या फायदा होता है। अब मेरे पास ना 2 करोड़ रुपए आ गए, मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, अब मुझे इन्वेस्ट करना है इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब 3-4 बहुत अच्छी कंपनीज है, अब मुझे उनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए सेम पैरामीटर्स होंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगी नहीं ये कंपनी बेस्ट है, इधर डाल देती हूँ मेरे सारे पैसे। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तभी काम में आता है, तो प्रैक्टिकली इसका ये यूज है, इसीलिए हमने बनाया है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, गाइडलाइंस है टू एंश्योर कंसिस्टेंट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एट अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज। कोई भी कंपनी हो, आप उसके डॉक्यूमेंट उठा लो तो वो उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये स्केड्यूल्स में हमने स्पेसिफाई किया है। कोई भी कंपनी का पीएनएल ले लो, बैलेंस शीट, तो यही फॉर्मेट में रहने वाला है। अब अभी वीडियो पॉज करके ये लिख लो।
लिख लिया, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर का अपना एक रूल भी होगा। मैम का इतना सब कुछ हमको पढ़ना है? नहीं, मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं वो एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में है, जिसमें कॉम्बिनेशन होगी, सेक्शन के भी प्रोविजन होंगे और रूल्स भी होंगे। मैंने रूल मेंशन किया है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर के साथ साथ रूल्स भी हैं। हर चैप्टर के पास एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो ईच चैप्टर हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स। मैम इस रूल्स का क्या यूज है? मतलब लिख दो ना यार सब कुछ सेक्शन में, अलग से रूल्स भी पढ़ो। अब जब ये एक्ट बनी थी ना, दे वर नॉट रेडी विद सम इंफॉर्मेशन। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता था कि ये प्रोविजंस डालने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कितने साल लिखूं, मैं वहां पर लिमिट्स क्या डालूं, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने वहां पे लिख दिया एज प्रिस्क्राइब्ड। कहीं ना कहीं तो मुझे प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, तो मैंने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया रूल्स में। ठीक है, तो अगर आपने एक्ट में कहीं पे भी लिख दिया एज प्रिस्क्राइब, ऐसे वर्ड्स दिख गए, तो जाओ और देखो कि रूल्स में क्या लिखा है। रूल्स बनाने की जो पावर है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। अब आप जब सेक्शन पढ़ते हो तो कई सेक्शंस में लिखा होगा कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू डेलीगेट दैट थ्रू दीज रूल्स, कि अभी ये इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये कौन करेगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो बेसिकली रूल्स हमें प्रोविजंस देते हैं, प्रोसीजर्स देते हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है, रूल्स हमें प्रोसीजर्स देते हैं। और ज्यादा डिटेल उसमें लिखी होती, क्योंकि हम सेक्शन में शायद वो टाइम पे रेडी नहीं थे, हमारे रूल्स रेडी नहीं थे, हम हमारे हमारा प्रोसीजर रेडी नहीं था, हमारे लिमिट्स रेडी। हमने लिख दिया कि भाई ये करना तो है, बाद में बताएंगे यार कैसे करना है आपको। ठीक है, तो दैट इज मेंशन्ड इन द रूल्स। अभी आपको समझ में आया? चलो मैंने ना एक और भी प्रॉपर उसका ड्राफ्ट करके ना आपके लिए एक चार्ट बनाया है उसके लिए भी, और उसका मैं एक एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले से समझ लो एक्ट क्या होती है। सो एक्ट इज एक्चुअली, मैं सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम कौन से वर्ड्स पे हमको स्ट्रेस करना है, ये आप बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। एक्ट इज एक्चुअली अ सुपीरियर अथॉरिटी in law which is passed by the legislature. Legislature in simple words means law making authority. It consists of an elected group of people having the power to make and also change. अभी देखो ये अंडरस्टूड है, जो लॉ बनाता है वो लॉ चेंज भी तो कर सकता है ना। इट इज एन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द पावर टू मेक एंड चेंज लॉ इन अ स्टेट और कंट्री। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। ऑफ कोर्स एक्ट क्या होती है? ये करना है, हम बोल रहे हैं ये करना पड़ेगा। ओके, तो इट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी इन लॉ विच इज पास बाय द लेजिस्लेचर। तो एक्ट क्या बोलता है? तुमको ये करना है, एक सुपीरियर अथॉरिटी ने बोला है नहीं ये तुमको करना है। अच्छा ठीक है, करना है, अभी कैसे करें वो लिखा है रूल्स में। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस, रूल्स, दे आर नोटिफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर द पावर्स डिराइव फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ। मैम कंफ्यूजिंग लग रहा है? इजी है। एक्ट जो है वो लॉ मेकर बोलता है तुमको करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या क्या कैसे करना है, वो लिखा है रूल्स में। मतलब रूल्स एक्चुअली बताते हैं कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो कैसे करना है। टू गिव यू अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल, अब ना मान लो कि आपके घर में शादी है। ओके, अब शादी है तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आपकी नानी, दादी, आपके दादा, जो भी जो सीनियर मोस्ट थे ना, वो एक जगह आके बैठ गए और उन्होंने बोला अच्छा बताओ भी शादी कैसे करनी है, कौन कौन क्या करेगा, किसकी क्या ड्यूटी लगानी है। तो सारी डिसीजंस वो सुपीरियर लोगों ने ले ली, वो सीनियर लोगों ने ले ली। अब उन्होंने बोला नहीं ये रस्म तो करनी ही पड़ेगी, नहीं ये गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। अब आपकी मम्मी बेचारी बैठ के वहां पे नोट्स लिख रही है, अच्छा ये भी लाना पड़ेगा, अच्छा वो भी करना पड़ेगा, ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ओके, तो जो सुपीरियर सीनियर्स हैं उन्होंने तो बोल दिया भाई ये करना है। अब वो कैसे करना है, वो एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो कहाँ पर लिखा होगा? रूल्स में। तो इस तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो एक्ट पावर, एक्ट नहीं पावर दिया। अभी आपके सीनियर्स नहीं मम्मी को बोला जरा देख लेना बेटा कैसे करना है? आपकी मम्मी ना हाँ मैं करवा लूंगी, फिर मम्मी बच्चों के पास आती है तुम लोगों को डेकोरेशन करनी है, तुमको डांस करना है। तो देन हाउ इट इज टू बी डन, हाउ इज दैट थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड?
वो रूल्स में लिखा रहता है। अब हर चीज रूल्स में लिखी होगी नहीं, ऐसा नहीं है, सेक्शन भी पढ़ना है। कुछ कुछ चीजें रूल्स में लिखी होती हैं। जो एक्ट है ना, उसको अमेंड करने का ना एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ड्राफ्ट बनती है, अमेंडमेंट एक्ट बनती है। पहले ड्राफ्ट स्टेज में होगी, फिर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएगी, फिर वो जाके प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, तब जाके वो अमेंडमेंट एक्ट आएगी, फिर अमेंडमेंट्स होगी, बहुत लंबा प्रोसीजर है। रूल्स को अमेंड करना ईज़ी तो मतलब बहुत ईज़ी तो नहीं, मतलब इट इज़ सिंपल। रूल्स को अमेंड करना सिंपल है। तो मुझे अगर लगता है यार ये चीज़ तो बार-बार चेंज होती रहेगी, मैं वो एक्ट में नहीं लिखूँगी, मैं वो रूल्स में लिख दूँगी। क्योंकि मुझे पता है ये चेंज होती रहेगी तो बार-बार एक्ट कौन अमेंड करेगा? तो वो रूल्स में डाल दिया हमने, ठीक है? कभी-कभार आई एम नॉट रेडी विद द प्रोसीजर, तो मैं बोलती हूँ एज़ प्रिस्क्राइब्ड, तो वे रूल्स में लिख देंगे बाद में। मुझे लगता है ये चीज़ बहुत चेंज होने वाली है तो उसको रूल्स में लिख दो। आपको लगता है एक्ट बहुत बल्की हो जाएगा, रूल्स में डाल दो वो चीज़ को, ठीक है? Wherever a section uses the word as may be prescribed, तो जहां पर भी आपको ये दिख जाएगा as may be prescribed, तो वो कहां पर प्रिस्क्राइब किया हुआ है? इधर। It is an indication that the legislature, the lawmaker, has delegated the powers. Okay, it's an indication that the lawmaker has delegated the powers to executive on that particular. तो जो हमने बोला ये करना है, मतलब हमने डेलीगेट कर दिया। अभी आप देखो कैसे करना है उसको। रूल्स डील विद प्रोसीजर्स, वो पूरा प्रोसीजर बना दे कैसे वो काम होना चाहिए। रूल्स हाउएवर कैन नॉट चेंज द पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये हमको ध्यान में रखना है। रूल्स हमेशा सबॉर्डिनेट होते हैं। वो ये नहीं बोलते अरे एक्ट में लिखा है ना लोन नहीं ले सकते, ले ले चल कंपनी तू ले रे बिंदास ले, ऐसा नहीं है। आप एक्ट के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको चेंज नहीं, उसके दायरे में रहते हुए आपको प्रोसीजर्स बनाने हैं। दे कैन नॉट ओवरराइड द सब्सटैंशियल प्रोविजन ऑफ द सेक्शन एम्पावरिंग द रूल। रूल में कुछ ऐसा मत लिख देना जो सेक्शन से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए। सेक्शन 469 सेक्शन 469 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द सेक्शन। तो कौन बनाएगा रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये लिखना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, जो कभी भी आ सकता है, आपको लाइफ में यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में ही आएगा, बट कहीं ना कहीं तो आपको ये रेफरेंस मिलेगा। और हर जगह तो हम एक्ट रूल्स पढ़ते ही जाएंगे, तो ये वहां पर आपको काम में आए। लिखो लिखो, लिखे हैं क्या? ये लिखो, कंटिन्यू राइटिंग। डन, लिखा ना? देखो चेक कर लो, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अच्छा, कंपनी क्या होती है? कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब होता है 2013 एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इसके पहले भी तो बहुत सारे एक्ट्स थे ना, लाइक से फॉर एग्जांपल द 1956 एक्ट। ओके, तो 1913 में भी था ये, और उसके पहले भी थे। आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। एक लिख देते 1882 वाला जो एक्ट था। अब आपकी जो कंपनी है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1970 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कि आपकी कंपनी 1970 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो आप ये नहीं बोल सकते अरे 1970 मतलब 2013 के पहले था ना, तो मुझे तो ये एक्ट अप्लाई नहीं करता। ऐसा नहीं है। ये एक्ट में जहां पर भी कंपनी वर्ड यूज किया है, ठीक है, एक्ट में जहां पर भी कंपनी वर्ड यूज किया है, इट इंक्लूड्स company which is incorporated under the 2013 act, and also the companies which are incorporated under any previous company law। तो वो कंपनी ये नहीं बोल सकती नहीं मैं तो पहले बनी थी, अभी आप मैं मुझे कैसे अप्लाई करेगा। लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 1973 में बनी थी, तो वो ये नहीं बोल सकती नहीं मेरे लिए तो 1956 एक्ट ही बेस्ट है, उसके प्रोविजंस बेस्ट है, मुझे वही अप्लाई करेगा। ऐप जब इनकॉर्पोरेट हुई तो तभी तो वही एक्ट था ना। नहीं, आपको भी 2013 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी कंपनी के फीचर्स क्या है?
इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब आपको इसको फॉर्म करना पड़ता है। कंपनी डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, इट हैज टू बी फॉर्म्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसलिए आपको इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। आप लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, इट इज इनकॉर्पोरेटेड का आप लिख सकते हो क्रिएटेड, ठीक है, आप लिख सकते हो क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सी बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या वो भी मैंने लिखा है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब आपको ये बनाना पड़ता है। इफ इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, it will come to an end also by operation of law. It doesn't die a natural death. Company never dies a natural death. The company has to be bound up by following the procedure given in the act. It is an association. हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जिनके कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो ऐसे ही कोई साथ में अगर कंपनी नहीं बन जाती है, आपकी कॉमन ऑब्जेक्ट्स होंगी तभी आप कंपनी बनोगे ना। ऑल्सो इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विथ आरओसी। भाई मैं कंपनी हूँ, मुझे सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। फटाफट चले जाते हैं हमारे सेक्शन 1 की तरफ। शॉर्ट टाइटल, बस ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर देता है एनैक्टमेंट को, और ये कन्वीनियंस के लिए दिया हुआ है। इस कंपनीज को बोलेंगे हम द कंपनीज आर 2013। सेक्शन 1 जो है वो तो इमीडिएटली प्रिस्क्राइब हो गया था ना, जैसे ही कंपनीज एक्ट को हमने पब्लिश कर दिया था इन दी ऑफिशियल गैजेट, उसी दिन पे सेक्शन 1 एनफोर्स हो चुका था। सेक्शन 1 covers short title, extent, commencement and application. SECA, SECA. The Companies Act extends to the whole of India. मतलब ये एक्ट पूरे इंडिया को अप्लाई करता है। सेक्शन 1 came into force immediately. बाकी सेक्शंस जैसे जैसे नोटिफाई होते गए उस दिन से वो एनफोर्स होने लगे। मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो प्रिलिमिनरी में देखते हैं। चलो तो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड लॉन्ग टाइटल। ओके, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड लॉन्ग टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, सॉरी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें जो अलग डेट्स की मैं बात कर रही थी वो क्या है। अगर हम सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करें तो यहाँ पे देखो राइट साइड में लिखा है इफेक्टिव फ्रॉम 1/4, क्योंकि मैंने आपको बताया था 183 सेक्शंस थे जो April 1, 2014 से एनफोर्स किए गए थे। तो दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2014। द फॉन्ट इन ब्लू जो यहाँ पर दिखेगा, ये नीचे वाला एकदम, ये जो है वो एनफोर्स किया गया था 9 February 2018 को। ठीक है, तो अलग सेक्शंस अलग अलग डेट्स पे नोटिफाई हुए थे। यहाँ पर भी देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 85 जो स्मॉल कंपनी को डिफाइन करता है, इधर भी लिखा देखो इफेक्टिव फ्रॉम डेट लिखी हुई। अब स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, विद पेड अप कैपिटल। अच्छा अब देखो पेड अप कैपिटल डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, or a higher amount as may be prescribed.
कहाँ प्रिस्क्राइब किया है? रूल में प्रिस्क्राइब किया। तो रिफर रूल 2 क्लॉज टी ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। चलो क्लिक कर देते हैं उसको। ये रूल ओपन हो गया। ये देखो क्लॉज टी नीचे आ गया। फॉर द पर्पस ऑफ दैट क्लॉज, स्मॉल कंपनी में द कैपिटल एंड टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ और 40 करोड़। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में आज भी आपको 50 लाख रुपीस और 2 करोड़ रुपीस पीएनएल मिलेगा, ठीक है। लेकिन एज प्रिस्क्राइब क्या होता है? और अ हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब। कहाँ प्रिस्क्राइब किया? रूल्स में प्रिस्क्राइब किया। तो कौन सी लिमिट मानेंगे हम लोग यहाँ पर? जो रूल में लिखी है, जो बाद में आई है। यस, तो दिस इज द रेलेवेंस। अब देखो एज में भी प्रिस्क्राइब उन्होंने क्यों लिख दिया? क्योंकि हमको पता है कि वो चेंज होने वाला है। हम और ज्यादा कंपनीज को ये बेनिफिट देने वाले। पहले क्या था? पहले इट वाज 2 करोड़ एंड 20 करोड़, उसको बढ़ा के कर दिया 4 करोड़ 40 करोड़। तो जब शुरू में ये एक्ट आई थी तो उन्होंने बोला था 50 लाख की लिमिट रखो, फिर उसको बढ़ा दिया और हायर लिमिट। मतलब उनको पता था स्टार्ट हम 50 लाख से कर रहे हैं, बाद में हम बढ़ा देंगे इस लिमिट को और कंपनीज को, और ज्यादा कंपनीज को हम स्मॉल कंपनी का बेनिफिट देंगे। तो इसलिए उन्होंने एज में भी प्रिस्क्राइब रूल्स में लिख दिया, वहां पर चेंज करना ईजी होता है। तो दैट इज हाउ इट इज। ओके, अच्छा। तो ऐसे एनफोर्समेंट इफेक्टिव डेट लिखी होती है। ये किसको अप्लाई करेगा? वैसे तो ये सारी कंपनीज को अप्लाई करते हैं जो 2013 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, एंड जो पहले के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई थी। So this act applies to the companies which are incorporated under this act. This मतलब 2013 act। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था 1956 में आ गए 1913। यस, ये वाला। लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप की कंपनीज को भी अप्लाई करता है। ओके, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो। जैसे इंश्योरेंस, यहाँ पे लिख लो, इट अप्लाइज टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो। जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये जो कंपनीज है ना, दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। इनके अपने खुद के एक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनको कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है। मैम क्यों? देखो, अगर इनके एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो इनको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। मैम इनके एक्ट में लिखा है और कंपनीज एक्ट में कुछ और ही लिखा है, तो इनका एक्ट अप्लाई करेगा। ये दे आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स। इनको अपना ही एक्ट अप्लाई करता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक सब कुछ कंसिस्टेंट है, दोनों जगह सेम लिखा है, वेरी गुड। जैसे ही कुछ चेंज हो गया, कुछ मतलब यहाँ पे इनके एक्ट में कुछ लिखा है, हमारा कंपनी का कुछ और ही बोलता है, इन्हीं का एक्ट प्रिवेल करेगा, इन्हीं का एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है। नाउ इसमें से देखो ना आप, LIC या फिर इंश्योरेंस की कंपनीज है, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यू हैव ICICI प्रूडेंशियल। ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अरे इनमें से तो आप देखो, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं, दे आर ऑल लिस्टेड। आगे हम देखेंगे, ICICI बैंक आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आ जाएगा आपका टाटा पावर, रिलायंस पावर। दे आर ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, दे आर ऑल लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर देयर रिस्पेक्टिव एक्ट्स। लेकिन इनको कंपनीज एक्ट अप्लाई करते हैं जब तक सब कुछ सही चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज, उनको भी अप्लाई करेगा। एक्सेप्ट वेयर, मैम ये एक्सेप्ट वेयर का मीनिंग क्या होता है? वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। इट मीन्स इफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब यार कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहे हैं, इनका एक्ट कुछ और ही बोल रहा है, then the company shall be governed by the provisions of their respective act। तो जो एक्ट में वो गवर्नड है, रेगुलेटेड है, वही अप्लाई करेगा। तो मैम फिर DI क्यों है? मैंने बताया ना आपको,
कि अगर इनमें कुछ नहीं लिखा है तो कहाँ जाएंगे ये लोग? हाँ, तो कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो कर लो ना, इनके प्रोविजंस अप्लाई कर लो, इसीलिए इनको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। बैंकिंग कंपनी, इनको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो कंपनीज एक्ट अप्लाई करना बंद कर देगा। कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इनको भी अप्लाई करते हैं कंपनीज एक्ट, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, जैसे ही कुछ इनकंसिस्टेंसी या कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उनका स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई कर देगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर देयर स्पेसिफिक एक्ट विल अप्लाई इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर इनकंसिस्टेंसी। कोई भी इनकंसिस्टेंसी हो गई तो इन्हीं का एक्ट अप्लाई करो। ठीक है, इट विल ऑल्सो अप्लाई टू कंपनीज विच आर गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे उन्होंने दिया एग्जाम्पल एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, इनकी अपनी खुद की भी एक्ट्स होती हैं, तो वो ही अप्लाई करेगा। अच्छा, इट ऑल्सो अप्लाइज टू बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? हैविंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट पर्संस इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। इट इज हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। ओके मैम, कंपनी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म, कंपनी इज अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक ऐसे भी बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई कर सकता है विच विल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो गाइस ये है हमारे सेका, दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। क्या ये सब एग्जाम में आएगा? वैसे आ तो सकता है मैम, इतने मतलब हमको वर्ड बाय वर्ड लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो कौन से एक्ट में अ, इनको रेगुलेट किया जाता है। मैम ये सब आपको सिर्फ एक्ट का नाम लिखना है, ईयर नहीं भी याद रहा तो चलेगा। मैम क्या याद रखें फिर हम? इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट व्हेन द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर IRDA एक्ट। मैम ईयर नहीं याद रखा चलेगा, लेकिन IRDA याद रखो, इंश्योरेंस एक्ट याद रखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट याद रखो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। आई नो बिना ईयर के फिर वो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका आने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम थोड़ा पढ़ते चले जाते हैं, तो देन जस्ट रिमेंबर IRDA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इतना भी लिखा तो इट इज सफिशिएंट। अब इसको आपको लर्न कैसे करना है? मैम अभी आपने तो बहुत कुछ लिखवा दिया, अब इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो बहुत ईजी है, आपको यही फ्लो में लर्न करना है। द कंपनीज एक्ट is to consolidate and amend the law relating to companies. It came into force on 30th August 2013. It consists of 29 chapters, 470 sections. Every chapter has at least one set of rules and it has 7 schedules. This act, company means a company incorporated under this act or any previous law. हाँ, क्या हमको ये section number याद रखना है? Yes. Section 2 clause 20 defines company. It is an incorporated association which is an artificial person having separate legal identity, perpetual succession and common seal. इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया वैसे। यस, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये तो पहले ही पढ़ा था यार। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। It is not affected by death, insolvency, insanity. Company continues till it is bound up. अच्छा मैम, कंपनी की कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। क्यों? एक स्टोरी भी आपको बताती हूँ एंड देन वी विल एंड अवर सेशन। पुराने जमाने में ये जो किंग्स, महाराजा रहते थे, दे वर नॉट वेरी एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया जाता आपको लड़ाई करने जाना है, आपको ये कॉन्कर करना है। जैसे अकबर है, किंग अकबर, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही वाज लर्निंग वॉर स्ट्रेटेजीज। तो जब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट आता था, अब इनको साइन करना तो आता नहीं है, तो ये क्या करते थे, अपनी जो रिंग है ना उसको ऐसे प्रेस कर देते, तो वहां पर एक इंप्रेशन आ जाती थी। दैट वाज नोन एज द कॉमन सील। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन तो कर नहीं सकती, तो हमने बोला एक सील लगा दो।
लेकिन फिर कंपनीज एक्ट ने सोचा कि यार ये तो बड़े पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ रेलिक, मतलब रिमाइंडर ऑफ द मेडिवियल टाइम्स। आजकल कंपनी साइन नहीं कर सकती मानते हैं, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये तो एजुकेटेड है ना, ये लोग तो साइन कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए कॉमन सील को हमने मैंडेटरी नहीं रखा। हाँ, आप अगर कंपनी चाहो तो आप अपने आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर सकते हो कि देखो ये 4 डॉक्यूमेंट्स पे सील लगेगी, बाकी डायरेक्टर साइन करेंगे तो चलेगा। तो इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। अगर सील नहीं लगानी है तो फिर कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। तो कॉमन सील इज नाउ टोटली ऑप्शनल। मेरे पास तो मेरी कंपनी की कॉमन सील है ही नहीं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो बोल सकती है कि नहीं ये 4 डॉक्यूमेंट्स पे लगा दो, बाकी सब पे साइन चलेगा। कॉमन सील इज सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इट हैज टू बी केप्ट इन सेफ कस्टडी। ठीक, तो इस तरीके से कॉमन सील, यस। आपको देखनी है क्या कॉमन सील? मेरे पास मेरी एक बहुत ही पुरानी कंपनी थी, तो उसकी कॉमन सील है। सो गाइस, दिस इज द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। देयर इज अ गैप इफ यू सी हियर। यस, कैन यू सी द गैप? You just insert the paper and press this. And the area will be slightly embossed. I know you can't see it, but can you see something here? Can you see this? Okay, so this is the common C of the company. ऑफिशियल गैजेट, ये मैं आपको बाद में भी बताने वाली हूँ ऑफिशियल गैजेट क्या होता है। इतना तो हमको पता है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पब्लिक अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। आगे जाके ना हम अदर लॉज में ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट पे जाएंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने काफी कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको लगेगा मैम आपने तो हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया है। यही तो मेरा एम है, टू मेक लॉ वेरी इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक इट मोर रिलेटेबल। तो आगे जाके हम फॉर्म्स देखने वाले हैं। हम ऐसे ही वेबसाइट, जैसे ही आज मैंने आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई, तो ऐसे ही मैं आपको एक्चुअली में वो चीज कैसे दिखती है वो दिखाने वाली हूँ। जैसे अभी मुझे ये भी दिखाना था आपको कि रूल्स कैसे होते हैं। ये देखो, ये चैप्टर 1 से रिलेटेड ये रूल है, चैप्टर 2 से रिलेटेड रूल है। तो हर चैप्टर के रूल्स होते हैं। तो जैसे ये चैप्टर 1 है, उसमें आगे कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स, तो ये रूल्स है, ये सब रूल्स है। So when we go on progressing, I will again come back to this. I will show you how it actually looks. तो आगे की जो हमारी जर्नी है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, आप उसको लर्न करने बैठ जाओ। ये मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है, वो भी एक्सीलेंट मार्क्स के साथ, तो डे 1 से ही आपको एफर्ट्स डालने हैं। ओके, तो ये मत सोचो मैम ये तो बहुत इजी था, ये तो आ जाता है, अब बाद में कर लेंगे। नहीं, अब तो आपको बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हमने आज एक ही पेज किया। आगे जैसे 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 हम बढ़ते जाएंगे, हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, तो फिर आपका वो पाइल अप हो जाएगा एंड फिर वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदत ही बना लो। सी, एक रैंकर और एक नॉन रैंकर में क्या फर्क होता है? हैबिट का फर्क होता है। वो एक चीज को अपनी हैबिट बना लेते हैं, रिविजन को, राइटिंग प्रैक्टिस को, इसीलिए वो आपसे अलग हो जाते हैं। लेकिन आखिर में है तो सब एक ही जैसे ना। तो हमको बस वो हैबिट डेवलप करनी है कि मुझे जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, उसी दिन, आप भले इमिडिएटली ना करो, एंड ऑफ द डे करो, लेकिन उसी दिन आपको ये बैठ के लर्न करना है। कीवर्ड्स कर लो, बाकी आप उन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन बैठ के लर्न करना है, रिवाइज करते रहना है। जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो भी करने हैं। आप अगर मेरे साथ साथ चलोगे ना, बाय द टाइम द पोर्शन इज ओवर, आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चन सब हो चुके होंगे। बट यू हैव टू बी अलोंग विद, यू हैव टू स्टडी। जैसा मैं आपको बोलती हूँ वैसा आपको फॉलो करते जाना है। आई एम टेलिंग यू, लॉ विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। और 60 मार्क्स तो क्या है, इजीली मिल जाएगा हमको। एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? अगले सेशन में आई विल गिव यू स्टोरी टू लर्न द सेक्शन नंबर्स। पहले तो वो करेंगे, और स्टोरी के बाद हम हमारे जो डेफिनेशंस है ये रहे। मैंने स्टोरी भी लिख के रखी है आपके लिए।
और मैं आपको कॉपी भी करने दूँगी ताकि ना बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास वो स्टोरी होनी चाहिए। और हम जो क्लॉज़ेज़ ए और बी लेटर से स्टार्ट होते हैं, वो कवर करेंगे हमारे अगले सेशन में। सो आई विल सी यू देयर। उसके पहले रिवाइज़ करते रहना एंड आल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। जिनको लॉ में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको बोलो भई यहाँ से पढ़ लो, ईज़ी हो जाएगा। यस, सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी स्टूडेंट्स। आप खुश रहोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है मेरी लाइफ में। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्टे हैप्पी, स्टे काम एंड दिस जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स टुगेदर रॉक इट। एंड मुझे आप सबसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप रिविज़न करोगे, जो मैं बोलती हूँ वो करोगे और एग्ज़ामिनेशन लेकर आओगे। ठीक है स्टूडेंट्स? आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।